हाय, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, एमपी टेट, एच टेट, झारखंड टेट 2024 के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, एक लाइक जरूर करें। और पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको निःशुल्क पीडीएफ क्लास की मिल जाती है, जिससे आप क्लास के बाद पीडीएफ से पढ़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। जीत लो हर लम्हा आज का मोटिवेशनल थीम है। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौटकर यादें आती हैं वक्त नहीं। तो आप अपने समय को बर्बाद मत होने दीजिएगा और तैयारी को बेहतर बनाइएगा। तो चलिए मेरे साथ में आज हम एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर। यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए, तो सेशन को अंत तक जरूर देखें। तो पहला प्रश्न है, किस पौधे में प्रकाश संश्लेषण तने में होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है आपको जल्दी से बताना है। तो किस पौधे में प्रकाश संश्लेषण तने में होता है? एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। इसी तरह के प्रश्न एमपी टेट 2022 में पूछे गए थे, तो मैं उसी तरह के प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। डेजर्ट ओक बोलते हैं, आकार आर्किड बोलते हैं, कैक्टस बोलते हैं, सिनकोना बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं जल्दी से बताइएगा। देखो, किस पौधे में प्रकाश संश्लेषण तने में होता है? तो किस पौधे में तने में होता है? तो कैक्टस। किस में होता है? कैक्टस। ऑप्शन हमारा 3 राइट आंसर हो जाता है। तो जो नागफनी का पौधा होता है, पत्तियां क्या है, कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। पत्तियां क्या बदल जाती हैं? कांटों में बदल जाती हैं, ठीक है। यह हरा तना है, इसका तना कैसा रहता है? हरा रहता है। और प्रकाश संश्लेषण सहित पत्तियों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य नागफनी के तने में होते हैं। कहाँ होते हैं? तने में पर्णहड़ उपस्थित होता है, तो इसका प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो तने से होता है, ठीक है। याद रखेंगे। इस प्रकार नागफनी के पौधे में पत्तियों के बजाय तना प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है, ठीक है। इसको भी आप याद रख लेंगे। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को बताना है। ये भी हमारा एनसीईआरटी का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, शाख है, झाड़ियां हैं, आरोही लता है, लताएं हैं। तो देखो, शाख को हम किससे मिलाएंगे? जल्दी से बताइएगा, शाख को किससे मिलाना है? तो शाख को किससे मिलाएंगे? तो शाख हमारा क्या हो जाता है? क्या शाख हमारा धनिया है? तो हम शाख को किससे मिलाएंगे? धनिया से मिला देंगे, ठीक है। झाड़ियाँ किससे मिलाएंगे? झाड़ी को, तो झाड़ी हमारा गुलाब हो जाता है। क्या हो जाता है? झाड़ी हमारी क्या हो जाती है? गुलाब हो जाती है। आरोही लताएं, तो आरोही लताएं किसकी होती है? मटर का पौधा होता है, उसकी लताएं कैसी होती हैं? आरोही लताएं होती हैं। और लताएं को किससे मिलाएंगे? खीरा से मिलाएंगे। तो हमारा पहले का कौन सा हो जाएगा? पहले का दूसरा हो जाएगा। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का कौन सा है? तीसरे का पहला, और चौथे का कौन सा है? चौथे का चौथा। तो ऑप्शन देखते हैं। देखो, पहले का दूसरा दिया है। दूसरे का कौन सा है? तीसरा, दूसरे का तीसरा भी दिया है। और तीसरे का पहला, तो तीसरे का पहला, और चौथे का यानी चौथा, यानी चौथे का चौथा। हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। शाख क्या होती है? शाख हमारी धनिया है। धनिया का जो पौधा होता है हमारा शाख में आते हैं। झाड़ियाँ, जैसे गुलाब का जो पौधा, गुलाब के पेड़ होते हैं ना, पौधे होते हैं, वो झाड़ियों में आते हैं, ठीक है। आरोही लताएं, जैसे मटर का जो पौधा होता है ना, वो आरोही लताएं के अंतर्गत आता है, ठीक है। और लताएं होती हैं, जैसे खीरा है, ठीक है। ये सब क्या है? लताएं होती हैं इसकी, ठीक है। तो हम जान लेते हैं धनिया क्या है। धनिया के बारे में जानते हैं। धनिया अत्यधिक खपत वाला पौधा है। सबसे ज़्यादा धनिया का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। शाख का संदर्भ आमतौर पर पौधे के पत्तेदार होता है, ठीक है। गुलाब की झाड़ियाँ हैं। क्या गुलाब? अभी मैंने बताया था गुलाब क्या है? झाड़ी है, ठीक है। मटर आरोही लता है। मटर क्या है? आरोही लता है। इसके तने को आरोही लता कहा जाता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं लतकाएं जैसे भूमि के करीब उगते हैं। ये पौधे छोटे छोटे पौधे होते हैं। जैसे आमतौर पर छोटे छोटे जो पौधे होते हैं हमारे, वो क्या होती है? लताएं होती हैं। जैसे खीरा हो गया हमारा, खीरा हो गया, गिलकी हो गई, ठीक है। ये सब, तो इससे आप अच्छे से याद रखेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, पत्तियां पौधों के महत्वपूर्ण अंग हैं। पत्तियां पौधों के महत्वपूर्ण अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उनकी भूमिकाएं नहीं हैं? तो कौन सी उनकी भूमिकाएं नहीं हैं? जल्दी से बताइएगा। बात कर रहा है
पत्तियां पौधों के क्या है महत्वपूर्ण अंग है, निम्नलिखित में से कौन सी उनकी भूमिका नहीं पूछा है। तो प्रकाश संश्लेषण, क्या पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, बाष्प उत्सर्जन करती हैं, स्त्रीकरण करती हैं और भोजन बनाना। तो पत्तियों का वैधानिक कार्य पूछा है, मतलब कौन सा नहीं है बताना है। तो देखो पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, सही बात है, बाष्प उत्सर्जन भी किया जाता है पत्तियों के द्वारा, लेकिन स्त्रीकरण नहीं किया जाता, यानी ऑप्शन हमारा तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाता है। पत्तियां क्या करती हैं, भोजन बनाने में भी सहायक होती हैं। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाता है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाता है, यानी स्त्रीकरण। पत्तियों के द्वारा कौन सी भूमिका नहीं निभाई जाती, तो स्त्रीकरण नहीं किया जाता है। तो चलते हैं, स्त्रीकरण नहीं किया जाता। स्त्रीकरण करने का कार्य किसका होता है, स्त्रीकरण करने का कार्य हमारा जड़ों का होता है। किसका होता है, जड़ों का, याद रखेंगे। स्त्रीकरण करने का कार्य किसका होता है, जड़ों के द्वारा स्त्रीकरण का कार्य किया जाता है। ठीक है, पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, सल्क पत्तियां और हरी पर्णिक पत्तियां। ठीक है, पत्तियों में मध्य भारी जाइलम और संरचना ऊतक पाए जाते हैं। पत्तियां बाष्पोत्सर्जन करने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। पत्तियां भोजन बनाने में भी क्या होती हैं, सहायक होती हैं। ठीक है, यह भोजन बनाने की प्रक्रिया तथा प्रकाश संश्लेषण में भी क्या करती हैं, सहायता करती हैं। कौन करती हैं, तो हमारी पत्तियां भोजन बनाने में क्या करती हैं, तो सहायता करती हैं। प्याज समग्र रूप से एक संशोधित तना है। क्या है, प्याज के बारे में यदि बात करते हैं, प्याज क्या है, जो प्याज होती है ना, हम जो प्याज खाते हैं सलाद के रूप में, सब्जी में डाल के खाते हैं, ये क्या है, एक तना है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, तना बोल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। लद्दाख की चंगबा जनजाति रेबो नामक तंबू में रहती है। किस तंबू में रहती है, रेबो नामक तंबू में रहती है। वे तंबू के चारों ओर करीब 2 फीट गहरी खाई खोदते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं, जानवरों को अंदर आने से रोकने के लिए करते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, एनसीईआरटी का प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर, इसे गर्म और आरामदायक रखने के लिए करते हैं, पानी एकत्रित करने के लिए रखते हैं, पानी को अंदर आने से रोकने के लिए करते हैं। तो लद्दाख की जो चांगबा जनजाति के लोग होते हैं, रेबो यानी तंबू में रहते हैं, वो तंबू के चारों ओर 2 फीट क्या गहरा गड्ढा खोदते हैं। तो ये ऐसा क्यों करते हैं, वो जल्दी से बताइएगा। तो पानी को अंदर आने के लिए, रोकने के लिए ऐसा वो करते हैं। किस लिए करते हैं, पानी को अंदर आने से रोकने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, चांगबा जनजाति के बारे में हम जान लेते हैं। चांगबा जनजाति में पाई जाने वाली खानाबदोश जनजाति है। कैसी है, खानाबदोश जनजाति है। चांगबा जनजाति में केवल 5000 लोग रहते हैं। कितने हैं, 5000 लोग हैं। ये बकरियां, ये क्या है, अपना पालन पोषण किसके माध्यम से करते हैं, तो बकरियों के माध्यम से अपना रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको चलाते हैं। जो प्रसिद्ध क्या है, उनकी पश्मीना शॉल क्या है, प्रसिद्ध है। क्या शॉल प्रसिद्ध है, तो पश्मीना शॉल प्रसिद्ध है। ठीक है, चांगबा तिब्बत भाषा में बोली चांगखाट बोलती है। कौन सी बोलती है, चांगखाट बोलते हैं। और तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। कौन से धर्म का पालन करते हैं, तो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। ठीक है, और वे इन पहाड़ों पर बहुत कठिन परिस्थितियों में ऊंचाई पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, ऊंचाई पर रहते हैं। चांगबा अपने घोड़े और याक पर अपना सब कुछ सामान ले जाते हैं। ठीक है, इन बकरियों और भेड़ों के माध्यम से खाना के लिए मांस, पहनने के लिए कपड़े यानी ऊन, तंबू के लिए खाल प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस तरह का टेंट बना करके ये रहते हैं। रेबो नामक एक बड़ी शंकु के आकार के तंबू में ये रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, रेबो बोलते हैं। जिस तंबू में ये रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेबो बोलते हैं। इसको भी याद रख लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। देखो, मुर्गी कहाँ रहती है, जल्दी से बताइएगा। सुअर कहाँ रहता है, चींटी कहाँ रहती है, भेड़ कहाँ रहती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से मिलान कीजिएगा। तो देखो, मुर्गी कहाँ पर रहती है बताइएगा जल्दी से, आप भी अपना मिलान कीजिएगा, मैं भी बता रहा हूँ आपको। तो मुर्गी कहाँ रहती है, तो मुर्गी रहती है हमारी दबड़ा में। कहाँ रहती है, तो मुर्गी रहती है दबड़ा में। कहाँ रहती है, कूप यानी दरबा। ठीक है, सुअर कहाँ रहता है, तो सुअरशाला में रहता है। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले का ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। पहले को किससे मिलाएंगे, दूसरे से मिलाएंगे। ठीक है, सुअर कहाँ रहता है, सुअरशाला में, तो तीसरे से मिला देंगे इसे। ठीक है, चींटी कहाँ रहती है, तो चींटी यानी हिल यानी टीले के अंदर रहती है। एक टीला सा ऐसे बना लेती है, इसके अंदर क्या है, चींटी रहती है। ठीक है, तो चींटी किससे, हिल से हो जाएगा। ठीक है, भेड़ कहाँ रहती है, तो भेड़ को बाड़ा में रहती है। कहाँ रहती है, भेड़ बाड़ा में रहती है। तो चींटी कहाँ रहती है, चींटी हिल यानी तीसरे का चौथा, और चौथे का कौन सा हो जाएगा, चौथे का पहला। तो ऑप्शन मिलाते हैं हम। तो पहले का कौन सा है, दूसरा। पहले का दूसरा कहाँ दिया है, इसमें दिया है क्या, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें दिया है। देखो, पहले का दूसरा। ठीक है, सुअरशाला यानी सुअर कहाँ रहता है हमारा, सुअरशाला में रहता है। तो दूसरे का तीसरा, तो दूसरे का तीसरा ये रहा। ठीक है, दूसरे का तीसरा बी ऑप्शन।
डी ऑप्शन हो जाएगा। और सी यानी चीटी, चीटी कहाँ रहती है? हिल यानी टीले के अंदर रहती है, इसे मिलाएंगे तीसरे का चौथा। और भेड़ कहाँ रहती है? तो भेड़ हमारी बाड़ा में रहती है, तो चौथे का पहला, यानी हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है? तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। तो चलते हैं आगे। देखो जानवर और उनके घर, जानवर और उनके घर के बारे में जान लेते हैं। देखो कुत्ता कहाँ रहता है? तो कुत्ता घर में रहता है। शेर कहाँ रहता है? सिंह यानी माद में रहता है। भेड़ कहाँ रहती है? बाड़ा में रहती है। बिल्ली कहाँ रहती है? पिंजरे में रहती है। मुर्गी होती है जिसे बोलते हैं दरबा, ठीक है, याद रखेंगे। हिरन कहाँ रहता है? घास स्थल में रहता है। घोड़ा, घोड़े को हम रखने का स्थान होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अस्तबल बोलते हैं। कहाँ रहता है? गाय को कहाँ रखते हैं? खलिहान में रखते हैं। ये एनसीईआरटी में दिए गए सारे प्रश्न हैं। और इस तरह के प्रश्न एमपी टेट में एक दो पूछे भी गए हैं किसी किसी सेट में, तो हमें कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है। बतख कहाँ रहती है? हमारी बतख पानी के अंदर रहती है। चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में रहती है। चूहा कहाँ रहता है? बिल में रहता है। चूहा कहाँ रहता है? बिल में रहता है। सांप भी बिल में रहता है। बकरी कहाँ रहती है? तो बाड़ा में रहती है। बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पर रहता है। सुअर और सुअरशाला में हो जाएगा। खरगोश बिल में हो जाएगा। गधा अस्तबल में होता है। गधा यानी गधा को कहाँ रखते हैं? अस्तबल में। या घोड़े की बात करते हैं तो घोड़े को भी कहाँ रखते हैं? अस्तबल में रखते हैं, ठीक है। बतख कहाँ रहती है? पानी में रहती है। मधुमक्खी कहाँ में रहती है? मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसमें मधुमक्खी रहती है। मकड़ी कहाँ रहती है? तो मकड़ी के लिए जाला हो गया। चींटी कहाँ रहती है? हिल यानी टीले के अंदर रहती है। अपना घर बना करके जमीन के अंदर क्या करती है? ये हिल यानी टीला जैसा बना लेती है, उसके अंदर रहती है। तो इन्हें आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि एक नंबर का प्रश्न यहाँ से बन जाता है हमारा। तो इन सबको हमें अच्छे से याद कर लेना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, लोहार लोहे के टुकड़े को विभिन्न औजारों में कैसे बदलता है? तो जल्दी बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बात करते हैं लोहार। लोहार जो लोहे के औजार होते हैं उन्हें टुकड़ों में औजारों में कैसे बदलता है? सॉरी, नंबर ऑप्शन 1 है करके और फिर उसे वांछित आकार में काट कर, गर्म करके और फिर उसे वांछित आकार में पीट कर, अचानक गर्म करके उसके बाद अचानक ठंडा करके, क्या ये हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। तो देखो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गर्म करके और फिर उसे वांछित आकार में पीट कर, यानी ऑप्शन हमारा 2 राइट आंसर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ऑप्शन हमारा 2 राइट आंसर हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है? तो ऑप्शन हमारा 2 राइट आंसर हो जाता है। याद रख लेंगे, गर्म करके फिर उससे वांछित आकार में पीट करके लोहार क्या बनाता है? औजारों को बनाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? बात कर रहा है ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर नाव होती है ना, जो नाव का यानी बोट यानी नाव का उपयोग आप यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं। कहाँ पर देख सकते हैं? लद्दाख यानी कारगिल में देख सकते हैं। कश्मीर केरल में देख सकते हैं। सिक्किम दार्जिलिंग में देख सकते हैं। दिल्ली या मिजोरम में देख सकते हैं। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो किस स्थान पर हम देखते हैं, तो ये हम देखते हैं केरल में नाव देखते हैं, ठीक है। नावों को देख सकते हैं हम यातायात के साधन के रूप में। और हमारा कहाँ पर देख सकते हैं? जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं। यानी हमारा बी ऑप्शन यानी 2 ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो जान लेते हैं। देखो केरल में जो नाव चलती है उसे क्या बोलते हैं? बल्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्लम बोलते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी में दिया गया है। यह बल्लम एक क्या होती है? लकड़ी की छोटी या बड़ी नाव होती है। इसका उपयोग केरल के लोगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के साधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। केरल के कुछ हिस्सों में बच्चों द्वारा स्कूल पहुँचाने के लिए बल्लम का उपयोग किया जाता है। इसे स्नैक बोट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका नाम एक क्या है? इसे स्नैक बोट के रूप में भी जाना जाता है। केरल की प्रसिद्ध स्नैक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। स्नैक बोट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रेस के लिए प्रसिद्ध है। जो ऐसी लंबी सी होती है बोट, कैसी होती है? ऐसी लंबी सी बोट होती है जिससे क्या करते हैं? रेस के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये केरल में प्रसिद्ध स्नैक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? रेड के लिए। अब शिकारा के बारे में बात करते हैं। शिकारा एक प्रकार की लकड़ी की नाव होती है। किसकी नाव होती है? लकड़ी की नाव होती है। श्रीनगर की डल झील में मिलती है। कहाँ मिलेगी ये हमें? तो श्रीनगर के डल झील में मिलेगी, ठीक है। इसको भी आप याद रख लेंगे। उत्सव के दौरान मोटर बोट दौड़ का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में मोटर बोट का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो दौड़ लगाई जाती है, उत्सव यानी त्यौहार मनाया जाता है वहाँ पर, तो इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। शिकारा का उपयोग लोगों के लिए परिवहन सहित कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। शिकारा यानी लकड़ी की बनी एक क्या होती है? नाव होती है। किसकी बनी हुई नाव होती है? लकड़ी की बनी नाव होती है। ये कहाँ मिलती है हमें? तो डल झील में देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। कभी जम्मू कश्मीर आपका जाना हुआ हो तो आप देखोगे वहाँ पर आपको डल झील में कौन सी? शिकारा नाव जो लकड़ी की बनी हुई मिल जाएगी। कहाँ पर? श्रीनगर में, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। अंतरिक्ष की यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? बात करते हैं अंतरिक्ष। जब हम अंतरिक्ष में किसी भी चीज़ को भेजा जाता है, किसी भी उपग्रह को भेजा जाता है,
तो किसका उपयोग करते हैं, जल्दी से बताइएगा। तो किसका उपयोग करते हैं, एक उपग्रह का उपयोग करते हैं, रॉकेट का उपयोग करते हैं, एक हवाई जहाज का उपयोग करते हैं, या एक उल्कापिंड का उपयोग करते हैं। तो अंतरिक्ष में यात्रा के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो रॉकेट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन हमारा 2 राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से मोटापे के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार क्या है। बात करते हैं मोटापे के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार क्या है, प्रोटीन हो जाएगा, खनिज हो जाएंगे, विटामिन हो जाएगा, या कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखो, मोटापे के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हो जाता है कार्बोहाइड्रेट और वसा, और हमारा वसा, क्या, वसा। बात करते हैं वसा की, किसकी बात करते हैं, वसा की। तो यदि हम अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा का सेवन करते हैं या अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या है, मोटापे के शिकार हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा 4 राइट आंसर हो जाता है। देखो, मोटापा एक स्थिति जहां एक व्यक्ति के शरीर में इतना वसा यानी कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाता है, उसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। ठीक है, जैसे वसा भोजन, तला हुआ भोजन, जैसे समोसा हो गया, पूड़ी हो गया, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, मिठाई, हमारे भोजन के अधिक इस्तेमाल करते हैं हम भोजन में, तो हम क्या होते हैं, हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, मोटापे की एक स्थिति बन जाती है। तो हमारे लिए बहुत ही वसा युक्त भोजन खाना क्या है, हानिकारक हो सकता है। तो हमें कम तला हुआ भोजन इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, भोजन में ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स वगैरह और हरी सब्जियों का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कपड़ा है, प्रश्न है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कपड़ा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, जब एग्जामिनर के मूड में आता है तो इस तरह के प्रश्नों को वह डाल देता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कपड़ा कौन सा है। कोटा है, तुंजू है, खादी है, चंदेरी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। देखो, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कपड़ा कौन सा है, चंदेरी है। कौन सा है, तो चंदेरी, यानी ऑप्शन हमारा 4 राइट आंसर हो जाता है। तो मध्य प्रदेश को सूती और रेशम धागों से बनी चंदेरी, ये किससे बनती है, सूती और रेशम धागों से मिक्स होकर के बनाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, चंदेरी बोलते हैं। और महेश्वरी कपड़ों जैसे बुने हुए अजमों का प्रवर्तक होने पर गर्व है। क्या है, मध्य प्रदेश को इस चीज़ पे क्या है, गर्व है। चंदेरी एक शताब्दी पुरानी बुनाई तकनीकी है। क्या तकनीकी है, 1 शताब्दी पुरानी क्या है, तकनीकी है, जो 3 प्रकार के कपड़े बनाती है। कितने प्रकार के, 3 बनाती है। तो चंदेरी रेशम सूती, यानी शुद्ध रेशम और चंदेरी सूती, इस तरह के ये क्या करते हैं, कपड़े बनाती है। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे। विस्तृत रूप से मध्य प्रदेश के चंदेरी शहर में यह तैयार किया जाता है। कहाँ पर तैयार किया जाता है, तो चंदेरी शहर में यह तैयार किया जाता है, इसलिए इसका नाम चंदेरी रखा गया। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है। तो बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट प्रश्नों की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति है यूरी गागरिन, जो सोवियत संघ, इन्हें 1961 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला की बात करते हैं तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा, सोवियत संघ की, इन्हें 1963 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो यूरी गागरिन हो जाता है। प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं तो यूरी गागरिन हो जाता है, और प्रथम महिला की बात करते हैं तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाती है। ठीक है, इसे हम अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एमपीटेट में अच्छे से पूछे गए हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला यानी चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। अमेरिका के रहने वाले थे, 21 जुलाई 1969 को इन्हें भेजा गया था। ठीक है, विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है, बात करते हैं विश्व की। विश्व का प्रथम बात हो रही है विश्व लेवल की बात हो रही है, और बात कर रहा है प्रथम संचार उपग्रह। तो प्रथम संचार उपग्रह कौन सा हो जाता है, इकोफन। कौन सा हो जाता है, इकोफन, जिसे 1968 में भेजा गया था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा 1968 में इसे भेजा गया था। तो विश्व का प्रथम संचार उपग्रह है इकोवन, याद रख लेंगे, इकोवन प्रथम है। ठीक है, इकोवन, इसे याद रख लेंगे। इकोवन प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है, तो इकोवन हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने का श्रेय किसे है, तो जल्दी से बताइएगा। अंतरिक्ष में ज्यादा दिन रहने का श्रेय किसको जाता है, तो सुनीता विलियम्स को मिल जाता है, जो कि अभी भी प्रेजेंट में भी अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। उनका अभी कोई पता ठिकाना नहीं है। आज की डेट में भी वो क्या है, अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। ठीक है, उन्हें वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है, बताया जा रहा है 2025 तक उन्हें वापस लाया जा सकता है। ठीक है, तो सुनीता विलियम्स अभी भी अंतरिक्ष में हैं, और उनके साथ में कई लोग भी अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह
अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक हो जाएगा। सोवियत संघ के द्वारा इसे भेजा गया था। कब भेजा गया था? तो 1957 में इसे भेजा गया था। ठीक है। देश का पहला रिएक्टर, तो देश का पहला रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा हो जाता है। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह कौन सा है? प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह कौन सा है? यानी प्रथम भारत का स्वदेशी निर्मित उपग्रह कौन सा हो जाता है? तो इनसैट 2A, जिसे जुलाई 1992 में प्रक्षेपित किया गया। कौन सा है? इनसैट 2A। बात करते हैं इनसैट 2A। यह प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह है, भारत का है। कहाँ का है? भारत का है। इनसैट है, 2A है, जुलाई 1992 में से प्रक्षेपित किया गया। इसे आप अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कौन सी खाना पकाने की विधि भोजन को पौष्टिक और पचाने में आसान बनाती है? तो कौन सी विधि है जो भोजन को खाना पचाने में और आसान बनाती है? तो भूनने से भोजन कैसा बन जाता है, या तलने से बनता है, वाष्प से बनता है, या उपरोक्त सभी हो जाएगा? देखो, कौन सी खाना पकाने की विधि भोजन को पौष्टिक और पचाने में आसान बनाती है? ये वाष्प द्वारा हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन हमारा 3 राइट आंसर हो जाता है, वाष्प द्वारा। किसके द्वारा? वाष्प द्वारा जो भोजन पकाया जाता है वो कैसा रहता है? पौष्टिक रहता है और जल्दी से पच भी जाता है। ठीक है। वायु में उपस्थित जल को क्या कहते हैं? जल वाष्प को क्या कहते हैं? धुंध बोलते हैं क्या? धुंध बोलते हैं, कोहरा बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं, ओस बोलते हैं? जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप अपनी तैयारी को भी जांच सकते हो, आपने इस सेट में से कितने प्रश्नों को हल किया है। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 12 है, जल वाष्प को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता। यानी 3 नंबर का राइट आंसर हो जाता है। चलते आगे। जल चक्र में शामिल प्रक्रियाओं का सही क्रम दर्शाने वाला सही विकल्प चुनें। जल चक्र में जो जल चक्र की बात करते हैं, तो जल चक्र को सही क्रम दर्शाने वाला सही विकल्प चुनें। बाष्पीकरण हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, संघनन हो जाएगा, या अवक्षेपण हो जाएगा? तो संघनन होगा, बाष्पीकरण होगा, बाष्पोत्सर्जन होगा, या अवक्षेपण होगा? अवक्षेपण होगा सबसे पहले, या बाष्पीकरण होगा सबसे पहले, बाष्पोत्सर्जन या संघनन होगा? बाष्पोत्सर्जन होगा सबसे पहले, या संघनन होगा, फिर बाष्पीकरण होगा, फिर बाष्पोत्सर्जन होगा, या अवक्षेपण होगा? तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, इसमें 2 ऑप्शन एक साथ दे दिए, गलत हो गया। यानी बाष्पोत्सर्जन एक बार दिया है और फिर दोबारा से भी दे दिया। तो सबसे पहले क्या होता है? बाष्पीकरण होता है। पानी का क्या होता है? बाष्पीकरण होता है। ठीक है। फिर पौधों द्वारा बाष्पोत्सर्जन होता है, फिर संघनन होता है, फिर अवक्षेपण होता है। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा एक राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है? तो बाष्पीकरण होता है। फिर बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पौधों द्वारा होता है। फिर संघनन होता है। जब संघनन हो जाता है तो बादल आपस में क्या है? टकराते हैं। तो बादल आपस में टकराते हैं तो क्या हो जाता है? वृष्टि यानी वर्षा शुरू हो जाती है। फिर वर्षा का जल कहाँ आ जाता है? धरातल पर आ जाता है। धरातल पर आने के बाद फिर क्या होता है? बाष्पीकरण फिर से होता है। फिर बाष्पीकरण होता है, पौधों द्वारा बाष्पोत्सर्जन होता है, और फिर पौधे का क्या, जो बाष्पोत्सर्जन होता है उसका क्या होता है? संघनन होता है। फिर से बादल बनते हैं, बादल आपस में टकराते हैं, और टकराने के बाद क्या करते हैं? वृष्टि यानी वर्षा करने लगते हैं। ठीक है। इसे अच्छे से आप याद रखेंगे। यानी अवक्षेपण यानी बादलों को ठोस यानी आपस में टकराते हैं तो ओलावृष्टि होती है, जिसे क्या बोलते हैं? अवक्षेपण बोलते हैं। ठीक है। ओलावृष्टि हिमपात के रूप में भी जाना जाता है। किसे? अवक्षेपण को जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस तरह से ये सर्कल चलता है, बाष्पीकरण, फिर बाष्पोत्सर्जन, संघनन, फिर हमारा वृष्टि यानी वर्षा फिर से होती है। फिर जो वर्षा का पानी कहाँ आता है? धरातल पर आता है, बहता हुआ आ जाता है नदियों, तालाब, झीलों से। फिर क्या होता है? इसका फिर क्या होता है? बाष्पीकरण होता है, पौधों द्वारा बाष्पोत्सर्जन होता है। तो यह प्रोसेस क्या है? लगातार चलता रहता है। इसे क्या बोलते हैं? तो जलीय चक्र कहते हैं। ठीक है, इसे याद रख लेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 हमारे सामने है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान पाया जाता है? तो भारत में कौन सा रेगिस्तान पाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन हमारा एक है, गोबी रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? थार का रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? सॉरी, भारत में कौन सा रेगिस्तान पाया जाता है? तो गोबी रेगिस्तान पाया जाता है क्या? थार का रेगिस्तान पाया जाता है क्या? सहारा रेगिस्तान पाया जाता है क्या? या कालाहारी रेगिस्तान पाया जाता है? तो बात करते हैं कहाँ की? भारत की। तो भारत में कौन सा रेगिस्तान पाया जाता है? थार का रेगिस्तान भारत में पाया जाता है। कौन सा रेगिस्तान पाया जाता है? तो थार का रेगिस्तान पाया जाता है। यानी ऑप्शन हमारा 2 राइट आंसर हो जाता है। तो कौन सा रेगिस्तान हमारा पाया जाता है? थार का रेगिस्तान पाया जाता है। ठीक है। ये थार का रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? भारत के राजस्थान में स्थित है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है।
थारका रेगिस्तान उत्तर पूर्वी और अरावली पहाड़ियों, पश्चिमी कच्छ के रण और उत्तर पश्चिम सिंधु के जलोढ़ में फैला हुआ है। ठीक है, इसे भी आप याद रख लेंगे। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो कौन सी झील खारे पानी की झील है? दोस्तों यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन एक है सांभर झील है, बुलर झील है, डल झील है, गोविंद सागर झील है। तो निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है? तो सावर झील है। कौन सी झील है? तो सावर झील है। कहाँ पर पाई जाती है? तो यह राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है सावर झील। तो सावर झील के बारे में बात कर लेते हैं। सावर झील खारे पानी की झील है जो कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसे हम याद रखेंगे। बुलर झील के बारे में बात करते हैं। बुलर झील मीठे पानी की झील है। किसकी झील है? एक मीठे पानी की है। यह जम्मू कश्मीर के केंद्र प्रशासित यानी जम्मू कश्मीर में मिलती है। हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाती है। डल झील कहाँ पर है? श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इसे फूलों की झील भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे फूलों की झील, श्रीनगर का गहना इस नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है इस तरह के, तो इसे हम याद रख लेंगे। तो डल झील कहाँ पर स्थित है? तो श्रीनगर में स्थित है। इसे फूलों की झील, श्रीनगर का गहना के रूप में भी जाना जाता है। तो गोविंद सागर झील की बात करते हैं। जो गोविंद सागर झील है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये जलाशय सतलुज नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर स्थित है और भाखड़ा बांध द्वारा इसे बनाया गया। किस बांध द्वारा बनाया गया? तो गोविंद सागर झील को किस बांध द्वारा बनाया गया? तो भाखड़ा बांध द्वारा इसे बनाया गया। किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर स्थित है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में स्थित एक बड़ा क्या है? जलाशय है। याद रख लेंगे इसको भी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? क्योंकि नदियों से भी प्रश्न पूछे गए हैं तो इस तरह के प्रश्न को हमें इसके बिल्कुल नहीं करना है। तो किस नदी को स्वर्ण नदी के रूप से के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है चंबल नदी है, क्षिप्रा नदी है, सोन नदी है, तावी नदी है। तो किस नदी को स्वर्णरेखा नदी के यानी सोन नदी को जाना जाता है? स्वर्ण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोन नदी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। सोन नदी भारत में मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर कहाँ से निकलती है? यह निकलती है अनूपपुर जिले से, अमरकंटक के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 780 किलोमीटर है। कितनी है? याद रखेंगे 780 किलोमीटर लंबाई है। जोहिला सोन नदी की मुख्य सहायक नदी है। कौन सी नदी की मुख्य सहायक नदी है? तो जोहिला इसकी क्या है? सहायक नदी है। किसकी? सोन नदी की सहायक नदी कौन है? जोहिला। एग्जामिनर जब इस तरह के प्रश्नों को फंसाने के लिए पूछ लेता है कि सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो हम बात करेंगे जोहिला। कौन सी नदी है? तो जोहिला नदी सोन नदी की सहायक नदी हो जाती है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। इसकी ये किस में मिल जाती है आगे जाके? तो यमुना में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 780 किलोमीटर है। इसका प्रभाव किस ओर होता है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। किस ओर बहती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। आगे जाकर काम किस में मिल जाती है? तो यह आगे जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, कौन सी? सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से अनूपपुर जिले से निकलती है। ठीक है, याद रख लेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय संघ राज्य क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? जल्दी से बताइएगा जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। क्या गुजरात हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है। ऑप्शन 4 है गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4, जिसमें से 3 राज्य हैं और एक क्या है? केंद्र प्रशासित। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर हो जाता है केंद्र प्रशासित हो जाता है। ठीक है, पंजाब और राजस्थान और गुजरात, यानी ये हमारा 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे तो देखते हैं। देखो, ये वाला हिस्सा है जहाँ जूम करके देखते हैं। सॉरी, देखो जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है वो हो जाता है हमारा पंजाब। देखो, गुजरात हो जाएगा हमारा, गुजरात वाला हिस्सा हो गया, राजस्थान वाला हिस्सा हो गया, ये वाला राजस्थान का हिस्सा हो गया, ये पंजाब का हिस्सा हो गया और ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो जाता है, जो कि
पाकिस्तान के साथ क्या करता है, हमारा सीमा साझा करता है। इसे हम याद रख लेंगे, ठीक है। किसके साथ सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान के साथ सीमा करता है। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर हमारा हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। प्रश्न नंबर 18, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर अवस्थित है? तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा या उत्तराखंड हो जाएगा। तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर अवस्थित है, ये कहाँ पर हो जाता है, हमारे तमिलनाडु में हो जाता है। ऑप्शन हमारा एक राइट आंसर हो जाता है। मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? प्रश्न है मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013 को, 19 अक्टूबर 2010 को, या 8 मई 2012 को, या 20 मई 2014 को? कब लॉन्च किया गया था, इसे जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 का राइट आंसर हो जाता है 5 नवंबर 2013 को। कब किया गया था इसे? तो 5 नवंबर 2013 को मंगलयान को लॉन्च किया गया था, ठीक है। देखो 5 नवंबर 2013 को मंगलयान यानी इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। भारत का पहला मंगल अभियान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम के नाम से भी इसे जाना जाता है। मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना थी। 5 नवंबर 2013 को इस परियोजना के तहत यह मंगल की कक्षा में छोड़ दिया गया था, ठीक है। जो कहाँ से छोड़ा गया था? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। PSLV किसके द्वारा छोड़ा गया था इसे? PSLV C-25 द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसे याद रखेंगे, इसे सफलतापूर्वक इसे लॉन्च किया गया था। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। हमारा कहाँ पर है? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में। काम कहाँ हो जाता है? तो आंध्र प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। इसे याद रख लेंगे अच्छे से। तो कहाँ पर हो जाता है हमारा? तो आंध्र प्रदेश, सॉरी। तो चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इसरो का पूर्ण रूप है, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, भारतीय प्रायोजक अनुसंधान संगठन है, या भारतीय अंतरिक्ष भर्ती संगठन है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हो जाता है, यानी ऑप्शन हमारा एक राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बात करते हैं इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ पर है हमारा? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर? बेंगलुरु में। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ जी हैं। कौन है? एस सोमनाथ जी हैं। इसरो चंद्रमा पर पहली पानी खोजने और अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में एक प्रोब स्थापित करने वाली दुनिया की पहली अंतरिक्ष संस्था बनी थी, ठीक है। तो क्या एक प्रोब, इसको भी याद रखेंगे, एक प्रोब स्थापित करने वाली दुनिया की पहली अंतरिक्ष संस्था बनी थी। कौन? इसरो, ठीक है। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न आता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो कौन है? विक्रम साराभाई। इसको याद रख लेंगे, ठीक है। विक्रम साराभाई किस नाम से जाने जाते हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है देश को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताना है। ये प्रश्न आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।